जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अशोक बनकाड़े भाई। अ, भारत से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक भाई, इस वक्त तो भारत में बड़ी गम की फिजा है और हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला भारत की जो मुश्किलात हैं, जो इंसानियत बड़ी मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे। आपका भगवान आपकी मुश्किलात दूर करे। जो जो जिसको मानता है उसका भगवान, उसका खुदा उसकी मुश्किलात दूर करे। और दोबारा भारत उसी वापसी नॉर्मल दुनिया में आप रहें और जिएं। और हमारी बड़ी दुआएं बहुत देर सारी बहुत देख रहे हैं। तकलीफ भी होती है, परेशान भी होते हैं और परेशानी और बढ़ती है। जिस तरह आप जैसे दोस्त हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, और दोस्त हैं बहुत सारे, उनका नाम सुनते हैं तो तकलीफ और बढ़ जाती है। देखें ना, वो एक जनरल बात सुनना कि कहीं पे इतने लोग आपके चले गए और किसी दोस्त का कुछ सुनना, वो एक और चीज होती है। तो अशोक भाई, पाकिस्तान मेरी तरफ से भी, हमारी तरफ से कंडोलेंसेस जो लोग अपनी जान खो गए। और आई विश के भारत के लोग जो हैं वो ज्यादा ताकत से आगे आए और इस बीमारी से उनकी जान छूटे और अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। अशोक भाई, बात शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि कल यहाँ पे जो वर्किंग बाउंड्री है पाकिस्तान में, जारी बात है बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये भी जारी बात है डिस्कशन होती रहेंगी फॉरेन पॉलिसी पे। पाकिस्तान और भारत का आपको पता है कि एलओसी का जो 2003 का एग्रीमेंट फॉर्मलाइज हुआ, फिर अभी कल जो है वो वर्किंग बाउंड्री के ऊपर पाकिस्तान ने जो कहा है कि भारतीय जो फौजी हैं, बीएसएफ के जो लोग हैं, उन्होंने क्रॉस करके वो जो एक चरवा सेक्टर है वहां पे आए हैं और कोई 30 एक गोलियां चलाई, छोटे राउंड, और कुछ जो है वो कुछ 4-5 बड़े गोले चलाए। तो इस तरह करके ये हुआ है। वो 15 एक बीएसएफ के ट्रूप्स थे। तो आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में तो ये तासुर दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर है शायद। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद ये इसलिए किया गया है, एलओसी नहीं चुनी गई, वर्किंग बाउंड्री चुनी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये भारत में इसके ऊपर बारे में क्या पल्स है? क्योंकि ये तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का पर्सपेक्टिव है, आपके वहां पे क्या पल्स है, क्या बात हुई है? नहीं, हमारे यहाँ एक छोटी सी खबर छप के चली गई है ये कि सीज फायर वायलेशन हुआ है। हम चीमा भाई, जब भी भारत पाकिस्तान के पॉलिटिकल संबंधों के ऊपर या ट्रेड के ऊपर जब भी हम बात कर रहे थे, तब बार बार इस बात को हम दोहराते थे रहे हैं कि फरवरी के बाद जो सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ऊपर वाले की दुआ है कि तब तक उसके बाद लगातार फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बिल्कुल शांति थी। ये पहली बार एक खबर छपी और खबर हमने सुनी कि सीज फायर वायलेशन हुआ है दोनों तरफ से। कैजुअलिटीज कोई नहीं है, लेकिन फायरिंग हुआ है दोनों तरफ से। सवाल यह है कि आपका फॉरेन ऑफिस कहता है कि इन लोगों ने फायरिंग किया, हमारा फॉरेन ऑफिस कहता है कि इन लोगों ने फायरिंग किया। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये देश को कोई गुमराह या फोकस चेंज करने के लिए होगा, क्योंकि उसकी ना किसी टेलीविजन चैनल पे चर्चा हुई, ना उसकी कोई किसी अखबार में कोई उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया बड़ा, या फिर उसके ऊपर कोई ये हो गई। ये जैसे सीज फायर पहले भी वायलेशन होते रहे हैं, सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में होते रहे हैं, एक छोटी खबर बन के पड़ रही है। क्योंकि भारत में इस बार खबरें कोई और है। भारत, हमारा देश जो है, खुद हम कोविड से लड़ रहे हैं और ये कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं, क्योंकि विश्व की 40 देश अलग अलग जगह से हमको मदद कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से लेके। आप हमारे भाई है, आपने आपके तरफ से भी लगातार मदद की गुहार हुई है, तो आप दुआ भी करते हैं। तो भारत अभी कोविड से लड़ रहा है। ऐसे में कोविड एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हमारे देश में। ना कोई इकोनॉमी की तरफ देख रहा है, ना कोई बॉर्डर्स की तरफ देख रहा है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की तरफ देख रहा है। आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो एक गलती कर गए हमारे हुक्मरान कि चुनाव करवा लिए जो चुनाव नहीं होने थे। इसके बाद आईपीएल भी बंद हो गया, जो आईपीएल पे एक बार आपने और हमने बात की थी। उनको भी समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, वो भी बंद हो गया। अब ना क्रिकेट है, ना फिल्में हैं, ना कोई और चीज है, एक ही चीज है, कोविड कोविड कोविड। और कोविड में भी अब एक बात पे देश समझ चुका है कि जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कर पाते, जब तक आप हर्ड इम्यूनिटी नहीं ले लेते, तब तक ये कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट है, 135 करोड़ का देश है, कई राज्य है, अलग अलग भाषा है, एक राज्य से दूसरा राज्य लगा हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, मेरे यहाँ एक ओडिशा राज्य है, वो राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का चैंपियन है। सबसे ज्यादा साइक्लोन, साल में 4 साइक्लोन हिट करता है उसके यहाँ, और पिछले कई सालों से उन्होंने बड़े बड़े साइक्लोन जितना तूफान मचा चुके हैं। उन्होंने सामान की तो घर तोड़ दिए, होटल तोड़ दिए, रास्ते उखाड़ दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी जान की हानि नहीं होने। इतना वेल कैलकुलेटेड, इतना वेल प्लान्ड वो चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कोविड का भी ऐसा ही प्लानिंग करके अपने यहाँ कोविड की सेकेंड लहर पूरे दबा के रखी। लेकिन अब बदकिस्मती है, जिस राज्य में कोविड बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया वो बॉर्डरिंग राज्य है उनका, छत्तीसगढ़। अब कल पता पड़ा कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो एरिया है ओडिशा का, वहां केसेस हजारों की तादाद में बढ़ गए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बॉर्डर लाइन खींचने से चीजें खींची नहीं जाती, अलग नहीं होती। भारत पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, लेकिन आपके और हमारे संबंध खराब नहीं है, या हमारे रिलेटिव वहां है, आपके रिलेटिव यहाँ है, वो सब चलता है। वैसे एक उड़ीसा राज्य है, एक छत्तीसगढ़ राज्य है, लेकिन वो गांव जहां बॉर्डर बनी है, आधे गांव के रिश्तेदार उधर रहते हैं, उधर की इधर रहते हैं, तो वो लोगों का जो आना जाना रहा, उस वजह से छत्तीसगढ़ का वो सारा वायरस इधर घुस गया, और अब उनको भी तकलीफ होने लगी। और सबसे कम केसेस होने के बावजूद उन्होंने आज से लॉकडाउन अनाउंस कर। तो ये जो अब स्प्रेड है ये रोका नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं। आप कितना भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, और ये जो नया वायरस है ये एयरबॉर्न है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है इन पे इन्फेक्ट करने। जो पहला वायरस था वो एक आदमी से 4 आदमी को होता था, ये एक आदमी से 10 का रेशो है इसका। ये एयरबॉर्न भी होता है, अब मास्क भी डबल हो गए, और ये समय कम देता है ट्रीटमेंट का। 3 या 4 दिन में आपका चेस्ट कंजेशन हो जाता है, सांस रुक जाती है, और यू आर नो मोर। ये तमाम चीजों की वजह से अब एक बात तय हो गई कि इसको एक ही चीज बचा सकती है, वो वैक्सीनेशन। इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव पे सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। वैक्सीनेशन बाहर से इंपोर्ट कर रही है, नए कंपनियों को तुरंत परमिशन दी है, कोई प्रोडक्शन बेस बढ़ा रहा है, किसी को ज्यादा एडवांस पैसे देके लोगों ने खरीदी, मैंने बुकिंग कर रखा है। तो अब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि क्रॉस बॉर्डर पे कितना भी फायरिंग हो, ये कोई चुनाव नहीं है कि वोटिंग के टाइम पे आप बोलो पाकिस्तान पे हमने हमला कर दिया तो आपको लोग वोट दे देंगे, या लोग मर रहे हैं। आप जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात करोगे तो लोग बोलेंगे अरे बॉर्डर छोड़ो, यहाँ हम खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे तो बॉर्डर किस काम की। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर वो बॉर्डर और देश और पाकिस्तान और क्या है, दुश्मन और दोस्ती, ये सब चीजें तब होती है जब हम जिंदा है। हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन और क्या पाकिस्तान ने फायरिंग किया, किस काम का। इस बात को बहुत ज्यादा फोर्स किया है। दूसरी बात, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग जो है हमारे, वो आज के डेट में कोविड की लड़ाई सरकार के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे एयरफोर्स के सारे प्लेन लगे हुए हैं सॉर्टीज करते हुए, ऑक्सीजन इधर से उधर ले जाते हुए। हमारे यहाँ के नेवी और उनके जो मेडिकल जो कोर है वो लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग हॉस्पिटल्स का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं, इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स खड़े कर रहे हैं। तो हमारी आर्मी वहां लगी। हम एक खुद बीएसएफ, सीआईएसएफ जो आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ सीआईएसएफ भी है, बीएसएफ भी है। ये सारे तमाम लोग, इनके यहाँ पे भी कोरोना का प्रॉब्लम है, तो उनको भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ऐसे में ये किसी, मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ से, मैं ये मानता नहीं कि पाकिस्तान के हाईएस्ट अथॉरिटी से बोला होगा वायलेशन करो। ये लोकल इंस्टिगेशन हुआ है, कुछ लोकल स्पार्किंग हुआ है, जो थोड़ा बहुत फायरिंग हुआ है, शेलिंग नहीं हुआ, फायरिंग हुआ है। नहीं तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमेशा शेलिंग होता था, ये फायरिंग हुआ है। इसलिए मुझे लगता है दोनों देशों ने इसको तुरंत कंट्रोल कर दिया। ना आपने इसको इशू बनाया ज्यादा, ना हमने इशू बनाया। आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ, हमारे एक स्टेटमेंट जारी हो गया, बात खत्म। इसलिए मुझे लगता है कि जब देश अपने आप से लड़ रहा हो, जिंदा रहने के लिए लड़ रहा हो, तब बॉर्डर पे वो इतनी राजनीति नहीं करेगा। और मोदी जी भी समझ गए कि अब सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लूं तो भी लोग बोलेंगे कि उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए लोग चाहते हैं कि ऑक्सीजन दो। मेरे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट्स लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक डेली हियरिंग हो रही है सिर्फ इसी पे। अलग अलग राज्यों पे कोई वैक्सीन मांग रहा है, कोई मेडिसिन मांग रहा है, कोई ऑक्सीजन मांग रहा है, और लोग कोर्ट जा रहे हैं। आम आदमी कोर्ट अप्रोच कर रहा है कि सर हमको क्यों नहीं मिला, और सरकार को बुरी तरह से कोर्ट ने घेरा हुआ।
तो सरकार के लिए प्रायोरिटी आज के डेट में लोगों की जान बचाना, कोविड से लड़ना है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हुआ होगा, लेकिन ये लोकल लेवल पे है, लोकल इंस्टिगेशन है। इसमें ना बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई सरकार इन्वॉल्व है, ना कोई फोकस चेंज करने वाली बात है। ये फोकस चेंज होगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, शेलिंग भी हो गया तो फोकस चेंज नहीं होगा। हमारे यहाँ तो फोकस बस कोविड की लड़ाई है साहब। सही और ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, इसमें भारत पाकिस्तान वाली बात ही नहीं। ट्रू, मुझे बड़ी कन्विंसिंग बात लग रही है आपकी कि ये लोकल लेवल पे कोई इंस्टिगेशन हुई है छोटी मोटी, एंड दैट्स इट, और इसको उसी एंगल में देखना चाहिए और उसके में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में जारी बात है, मीडिया इस पे बात कर रहा था, लेकिन इसको इतना कोई वो नहीं लिया गया, लेकिन हमने इंडिया को पैगाम तो दे दिया। अच्छा ये बताएं, मैं आज सुबह हैप्पी मून जैकब एक बड़े प्रोफेसर हैं और लिखते भी रहते हैं द हिंदू के लिए, मैं उनका एक आर्टिकल देख रहा था, क्योंकि ये कोरोना की सिचुएशन है भारत में और मामलात खराब हैं, तो वो ये कह रहे थे कि ये जो पेंडेमिक है इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी पे और हमारी रीजनल प्राइमेसी के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर भी, क्योंकि वो जो भारत अपने आप को वो जो लीडिंग पावर की वो जो एस्पिरेशन ले रहा था, तो इसमें ये है कि ये डेंट डाल देगा और ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है या उसकी जो पोजीशन है उसको जरूर डेंट डालेगा। वो कह रहे हैं कि ये ब्लॉट है ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैनवस। हाउ डू यू सी दिस? क्या ये शॉर्ट टर्म है, ये मीडियम टर्म के लिए? नहीं, ये मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा है। वो कहीं ना कहीं मुझे प्रेजुडाइज दिखते हैं किसी चीजों से। मैं ये बार बार कहता हूं, मेरे यहाँ सरकारें बदलती है, आपके यहाँ भी सरकारें बदलती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी ऐसी एक पॉलिसी होती है जो ज्यादा बदलाव नहीं लाती। इसके पहले यूरोप और अमेरिका ने पहले वेव में जबरदस्त, हम एशियन कंट्रीज तो बहुत बच गए पहले वेव में इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, अमेरिका, जितने डेथ हुई है, जितना लोगों ने सफर किया है, वो आप सोच भी नहीं सकते। उतनी डैमेज तो अभी इंडिया में नहीं हुआ है। जो एशिया में सबसे ज्यादा, यदि इंडिया सबसे ज्यादा जो देखता हूं मैं, कि जब अमेरिका में ये तकलीफ हो रही थी तब भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव नहीं आया। आज भारत की तरफ लोग सहानुभूति से देख रहे, दोस्ती से देख रहे। आज मैं मानता हूं भारत पाकिस्तान की हमारी दुश्मनी भी रही है, लेकिन आज पाकिस्तान में हर आदमी दुआ भी कर रहा है भारत की। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी, और दूसरी बात है जो लीडरशिप होती है, बेसिकली मैं ये बात मानता हूं, ये बात कई बार आपके और हमारे बीच में कई फोरम पे हमने बात भी की है, कि लीडरशिप आर्मी की नहीं होती या आर्मी स्ट्रांग होने से नहीं होती। लीडरशिप होती है इकोनॉमिकल पावर की। आपका इकोनॉमिकल पावर कितना है, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग। आज चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो इट कैन टेक ऑन अमेरिका, वो अमेरिका को हेड ऑन ले सकता है क्योंकि इकोनॉमिकल पावर है उसके पास। इकोनॉमी के बाद इकोनॉमिकल पावर हो तो फिर आपके पास दूसरी बाकी जो पावर्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। आज भारत यदि कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी डिप हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि पिछले 3 महीने के जीएसटी के फिगर भी लिए हैं, तो जीएसटी लॉन्च करने के बाद सरकार गड़बड़ा गई थी क्योंकि 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी पहुंच ही नहीं पा रहा था। लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार वो क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ वो सेकंड फेज में लॉकडाउन नहीं हुए, फैक्ट्रीज चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, कंपनियां, कारपोरेट सेक्टर अपने लोगों को वैक्सीन देने के लिए डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट अभी भी कम नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर इनपुट आउटपुट अभी भी कम नहीं हुआ है। इतने पेंडेमिक में भी एग्रीकल्चर के अनाज के भंडार इतने भरे हुए हैं कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि उसको रखे कहां। तो इकोनॉमी इज ग्रोइंग। एंड ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बोला था कि किसी का कर्जा देना है, कर्जा तो सब देशों पे होता है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से किसी का कर्जा नहीं दिया या पेंडेमिक की वजह से किसी को कोई मदद नहीं पहुंचाई। हमने इतने, हमारी तकलीफ होते हुए भी हमने हमारे वैक्सीन एक्सपोर्ट किए, हमने जो दवाई चाहिए थी वो एक्सपोर्ट की। तो मुझे लगता है कि हमने कभी अपने आप को सुपर पावर ऑफ एशिया क्लेम ही नहीं किया। हमने नॉन अलाइनमेंट नेशन का एक जरूर लीड लिया था कि नॉन अलाइनमेंट नेशन ने नाइदर दिस लॉबी नॉट दैट लॉबी, वी वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट लॉबी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर हम थे, हम आज भी हैं। इसके लिए
ताकत बढ़ानी है तो इकोनॉमी से बढ़ेगी। और जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, मैंने कहा ना कि ये जो पीक है अब धीरे धीरे कम होने लगा। जो सबसे ज्यादा राज्यों में जो मेजर 60% केसेस जहां से आते थे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सभी राज्यों में अब केसेस कम होना शुरू हो गए, बाकी राज्यों में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो वो राज्य है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स थे, अकेला बॉम्बे इतना रेवेन्यू देता है हमको जो बाकी कोई स्टेट भी नहीं देते। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम ठीक हो गए तो बाद में हमारे पास कोई ऐसी स्थिति होगी नहीं। अच्छा, इस पूरे पीरियड में ऐसा एक भी काम नहीं हुआ जिसमें आप कह सकते हो कि इस कंट्री से आपके संबंध खराब हो गए या इस कंट्री से आपके संबंध खराब हो गए। अक्रॉस द पार्टी, मतलब चाइना ने तक जो हमारा एड चाइना से आ रही थी, उन्होंने मतलब जो कुछ इंपोर्ट किया था उन्होंने एक दिन रोका एयरपोर्ट पे, दूसरे दिन चाइना ने खुद बात करके कहा कि वो गलती से रोका गया था, हम आपको भेज रहे हैं और कुछ मदद चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है। तो ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड होता है व्हेन समबडी इज इन प्रॉब्लम, और जिस प्रॉब्लम का आपके पास इलाज नहीं है और वो सॉल्यूशन आपको ऑल ओवर एक दिन के अंदर, आप क्रायोजेनिक टैंकर एक दिन में नहीं बनता, उसको बनने में 1 महीना लगता है। तो ऐसे टाइम पे क्रायोजेनिक टैंकर आपको इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे। इसके मतलब ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं। कल यदि पाकिस्तान में एकदम सर्ज होता है तो आपको एकदम कुछ मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमने बांग्लादेश से, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बांग्लादेश से रेमडेसिविर जो लाइफ सेविंग ड्रग है इस कोरोना के लिए, आप बांग्लादेश से तुरंत इंपोर्ट करो, क्योंकि बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेमडेसिविर। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे छोटी है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, क्योंकि वो WTO और वो नॉन डेवलप्ड कंट्रीज का लाइसेंस का बहुत सारा, दैट्स अनदर इशू, तो दे कैन एक्सपोर्ट, वी कांट एक्सपोर्ट लाइक दैट। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किसी का, हमने कोई हमारे दोस्त बढ़ गए या दुश्मन बढ़ गए, नहीं, वो वही रुकी हुई है। अच्छा, हाँ, इकोनॉमिकली थोड़ा डेंट होगा, मैं मानता हूं, इकोनॉमिकली बहुत डेंट होगा, क्योंकि सरकार खर्चा बहुत कर रही है और सरकार के खर्चे और इनकम में अभी देखना होगा इनकम बढ़ेगा कैसे, इनकम किस बेस पे बढ़ेगा, क्या और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और सेस लगाने पड़ेंगे, क्या सरकार, लोग, जनता इसके लिए लेंगे, दैट इज द इकोनॉमिकल एंगल टू इट। लेकिन बाहर की जो एजेंसीज है वो भी हमारा रेटिंग थोड़ा कम कर रही है, लेकिन इतना रेटिंग नहीं। अभी आज ही एक एजेंसी का रेटिंग आया जो हम 11.7 कर सोच रहे थे, वो कहा कि 11.7 की जगह 11.5 पे आ गया, मतलब 10.2%, दैट कैन बी कवर्ड। तो मुझे नहीं लगता कि इस पेंडेमिक की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ, ये तो उल्टा बोल रहा हूं मैं, इस पेंडेमिक की वजह से तो कई देश जो हमको लग रहा था हमारे नहीं है, वो हमारे बहुत नजदीक आ गए, वो ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। आज यदि पाकिस्तान का आदमी कहता है, पाकिस्तान की तरफ से जब आ गया कि हम भी मदद करने को तैयार है, तो मैं बताऊं, किसी भारत के, ना सोशल मीडिया पे, ना किसी टीवी पे, ना किसी अखबार में ये छपा कि पाकिस्तान क्या समझता है अपने आप को। सबने कहा कि देखो पाकिस्तान हमारा भाई बन गया। So this pandemic has given a chance to improve our relation with the people. बिल्कुल सही कह रहे हैं। So I don't go by the article what he has written. नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज बताएं कि इंडिया आज से 2 महीने पहले एक बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रहा था कि जी हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन, और हम जो है वो अपने आप को, इंडिया क्रेडिट ले रहा था इस चीज का कि जनाब हम तो वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इतने ममालिक में वैक्सीन गई। तो आप नहीं समझते वो एक जो सॉफ्ट पावर थी वो फॉर अ मोमेंट तो रुकी। कोवैक्स की जारी बात है कि आपकी वो कमिटमेंट्स, जारी बात है आपके लोग अपने मर रहे हैं तो आप दूसरों को कहां वैक्सीन देंगे, कोई भी नहीं देता। तो जारी बात है आप वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, ताकि अगर किसी को कोरोना होता भी है तो उसकी रिकवरी के ज्यादा चांसेस होते हैं वैक्सीन लगी हो। तो ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसको तो धचका लगा, और इसकी वजह से एक चीज ये कही जाती है, और ये बहुत सारे इंडियन, मैं शेखर गुप्ता और बाकी लोगों को भी सुनता रहता हूं और पढ़ते रहते हैं हम, वो ये कहते हैं कि इंडिया का एक मसला ये है कि सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा है,
ऑब्सेसिव सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स कि अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना अपने मुबारकें देते रहते हैं, और जो विक्ट्री है उसका ऐलान बहुत पहले कर दिया। सो वैक्सीन डिप्लोमेसी रुक गई, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा अपने आप को किया, विक्ट्री का ऐलान पहले कर दिया। तो इट वॉज नॉट लाइक दिस जो हुआ। सो जो चीज सामने आई वो कुछ और थी, जो इंडिया दिखाना चाहता था वो बिल्कुल ना पोटेंशियल थी, ना वो क्राइसिस आया तो उसको देख नहीं सका। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड दिस, अशोक भाई? There are so many angles to your question, and let me answer them one by one. India is the biggest manufacturer of vaccine. इसमें कोई दो मत नहीं। The entire world knows that we are the biggest exporter of vaccine, manufacturer of vaccine. और मैं ये भी ये कहता हूं कि हमारे यहाँ सीरम इंडिया लिमिटेड है, वो कंपनी सेल्फ ग्रो हुई। उसके बीच में जब WHO ने ये तय कर लिया कि देयर आर सर्टेन पेंडेमिक्स व्हिच कीप ऑन कमिंग टू द वर्ल्ड, सो इन दैट केस यदि हमको ऐसे टाइम पे वैक्सीन की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी देनी होती, तो वेयर आर द बेस, कौन से बेस है जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसर्च पार्ट। तो इंडिया उसमें से एक था। तो उन्होंने कुछ और टेक्नोलॉजी इंडिया को दी, सीरम इंडिया लिमिटेड को, और कुछ फंडिंग भी किया टू एक्सपांड दी कैपेसिटी। सीरम इंडिया ने कभी भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो कैपेसिटी एक्सपांड नहीं की, लेकिन उनके पास WHO के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते थे वेरियस वैक्सीन, जिसका मैन्युफैक्चरिंग यहां होता था। जब कोविड का वैक्सीन का काम चालू हो गया तो एंटायर वर्ल्ड वाज डूइंग रिसर्च ऑन कोविड वैक्सीन। तो ऑक्सफोर्ड में जो रिसर्च हो रहा था, दे टाइड अप विद 2 कंपनीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम वाज सीरम इंडिया लिमिटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैक्सीन। तो उस वैक्सीन पे काम हुआ, वैक्सीन सक्सेस हो गई, और कोविड और कोविशील्ड, और उसके बाद वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। अब प्रॉब्लम ये था कि व्हेन दे हैड अ टाई अप विद सीरम इंडिया लिमिटेड, उस टाई अप में कुछ क्लॉजेस थे, कुछ एग्रीमेंट्स थे। वो एग्रीमेंट और एक क्लॉजेस ये थे कि आप इतना % हमको ये वैक्सीन यहां भेजने के लिए दोगे, क्योंकि WHO से भी आपने फंडिंग लिया है, तो WHO को भी तो एग्री करना पड़ेगा। तो हमारे यहां पहली लहर खत्म हो गई। हमारे यहां हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को उसने कैच करना शुरू कर दिया कि हम जीत गए, उत्साह मनाना शुरू कर दिया। मैं इस पर एग्री करता हूं। सीरम इंडिया एक्सपोर्ट अपने ऑब्लिगेशन के तहत कर रहा है, दैट वाज मस्ट फॉर दी, बिकॉज दे हैव गॉन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ वैक्सीन अपने इंडिया में लगा रहा था। सेकंड वेव इतनी भयंकर होगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे यहां मिसकैलकुलेट किया, और जब ये मिसकैलकुलेट हुआ तब तक अमेरिका, यूरोप, इजराइल, इन तमाम देशों, यूके के, यूरोप के कई देशों ने अपने यहां इंडिया से वैक्सीन भी मंगाई। उन्होंने बाकी देशों से भी वैक्सीन ली और अपने यहां वैक्सीनेशन चालू किया। आज इंग्लैंड हो गया, इजराइल हो गया, चिली हो गया, अमेरिका हो गया, ये हर्ड इम्यूनिटी हो गए हैं। उनके यहां वैक्सीन का परसेंटेज 50% तक पहुंच गया है। तब इंडिया को रियलाइज हो गया कि 50% हमको भी करना पड़ेगा बचने के लिए। अब प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला जो प्लांट है, वो भी आपको पूरा का पूरा प्रोडक्शन दे तो भी इंडिया को वैक्सीन की कम पड़े। फिर इंपोर्ट की बात शुरू हो गई। रशिया का स्पुतनिक सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ। 6 कंपनियां रशिया की स्पुतनिक अब उसका वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। रशिया ने जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तब तक एक अच्छा कंसाइनमेंट खुद वहां का वैक्सीन का भेजा। अब फाइजर के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड की अलग अलग जगह से, क्योंकि उनके पास सरप्लस हो गया, जहां जहां इंग्लैंड में जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है अब उनके पास सरप्लस हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने यहां कंज्यूम कर दिया। हमारी गलती ये हो गई कि हमने हमारे पहले अपना देखना था, बाद में एक्सपोर्ट करना था। लेकिन सेकंड वेव आएगी और इतनी जबरदस्त आक्रामक होगी और इतना ज्यादा डेंट करेगी, ये सोचा नहीं था। इस वजह से सोचा कि कुछ एक्सपोर्ट भी होने दो और कुछ हमारे यहाँ वैक्सीनेशन चलता रहेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन के लिए कुछ पैसा नहीं दिया, वैक्सीनेशन के लिए एडवांस पैसा दिया। अब उन्होंने कहा कि सीरम इंडिया ने कहा कि साहब आप जो मांग रहे हो उसके लिए और कैपेसिटी चाहिए। फिर उसको 3000 करोड़ रुपीस फिर उसको दिया।
भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ दिया कि आप अपनी एक्सपांशन करो, वी पे यू फॉर योर एक्सपांशन, लेकिन मैन्युफैक्चर ज्यादा करो। अब क्या होगा चीमा साहब, इनका सबका एक्सपांशन बहुत हो जाएगा, भारत में सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो जो जगह है एक्सपांशन की वो फिर ढूंढेंगे किस कंट्री को बेचे ये, क्योंकि एक्सपांशन तो कर लिया आपने, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जो इंग्लैंड में हुआ आज, इंग्लैंड में, अमेरिका में जो आज हुआ है, वो मेरे यहां 6 महीने के बाद देखोगे आप, हमारे यहां वैक्सीन ही वैक्सीन होगी। हम हर एक कंट्री को पूछेंगे चाहिए क्या, चाहिए क्या, क्योंकि वो दौर होता है। फर्क अमेरिका और इंग्लैंड ने ये किया, उन्होंने पहले अपने यहां वैक्सीन करवाई फिर बेचा। हमने सोचा कि हम ऑब्लिगेशन के तहत है तो हमें बाहर देना पड़ेगा, और जब ये एक्सपोर्ट हुआ, ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के तहत हुआ, मैं अभी भी अंडरलाइन करता हूं, लेकिन जब एक्सपोर्ट होता है तो जो हुक्मरान होते हैं वो उसको भी, आपको तो पता है, जब हमारे यहाँ तो कई बार इसका भी क्रेडिट लिया जाता है कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे कम हो गई तो हमारी किस्मत से हो गई। अब इसमें तो कोई, अब क्या करें, इसमें तो कोई, अब कोई सवाल नहीं उठता ना। कल आपने यदि आपके प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि आपके यहाँ कोविड इसलिए नहीं है कि उनकी किस्मत अच्छी किस्मत वाला प्राइम मिनिस्टर है इसलिए कोविड नहीं है, तो इसमें आप क्या क्या सवाल पूछोगे और क्या जवाब दोगे? अच्छा, तो ये क्रेडिट नहीं। हाँ, आखिरी पॉइंट मैं करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। पुणे वाला साहब कहाँ चले गए हैं, वो क्यों चले गए हैं? उनको बारे में बड़ी मिक्स ओपिनियन आ रही हैं। वो सीरम इंस्टीट्यूट वाले, वो अदर साहब जो हैं, वो पहले तो वो कह रहे मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आती रही, फिर पता चला कि नहीं वो किसी और चक्कर में चले गए हैं। तो वो गए हैं, उनको भेजा गया है या इंग्लैंड ने रख लिया, हुआ क्या है? बेसिकली ये हुआ है कि वो महाराष्ट्र में, उनका सारा प्रोडक्शन बेस पूना में है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में अभी वो सरकार है जो केंद्र सरकार के पार्टी के साथ नहीं है, अपोजिशन की गवर्नमेंट है वहां पर। मतलब दिस इज नॉट अ बीजेपी गवर्नमेंट। तो वहां किसी, हाँ, तो वहां किसी ने, पॉलिटिशियन ने, किसी ने फोन करके दिया होगा कि देखो आप महाराष्ट्र में प्लांट चला रहे हो और महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा, आपको महाराष्ट्र को पहले देना होगा। अब वो डर गया इस बात से। अच्छा, दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा केंद्र सरकार को कि आपने कहा कि आधी वैक्सीन हम लेंगे, आधी वैक्सीन ये बेचे, तो बोले इनको प्रायोरिटी लिस्ट दो, किसको पहले बेचे। सारे राज्य उनके ऊपर टूट पड़ेगा तो वो क्या करेगा? एवरी स्टेट हैज सम पावर। हर एक बोलेगा कि तुम, तेरे ट्रक देखता हूं मैं कैसे जाता है, ये बच्चों जैसा एक बचके की बात होगी। लेकिन जो मुझे लगता है, पूना वाला हैड अ बिगर प्लान, ही वांटेड टू एक्सपांड आउट ऑफ इंडिया आल्सो द वैक्सीनेशन बेस। वो वैक्सीनेशन बेस के लिए वो इंग्लैंड में जगह ढूंढ रहे हैं, और अब खबर यह है कि कम से कम एक 2,500-3 हजार करोड़ का प्रोडक्शन पैसा देके वो वहां पे भी एक वैक्सीनेशन की यूनिट लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि उनका और शायद ऑक्सफोर्ड की कोई बातचीत हो गई है कि इंडिया से बन के फिर एक्सपोर्ट करो, तो आप इंग्लैंड में हम तुमको जमीन देते, तुम यहां करो। तो हमारे यहाँ की कई मल्टीनेशनल्स है, मतलब इंडियन कंपनीज आर टर्निंग मल्टीनेशनल। देयर आर सो मेनी, बिरलाज है हमारे यहाँ, अडानीज है, अंबानीज है, टाटाज है, रुइयाज है, इनका बाहर बहुत काम है, विदेशों में भी इनकी कंपनियां हैं। तो ऐसे में पूना वाले ने भी इंग्लैंड में अपना एक प्रोडक्शन बेस शुरू करना था, इसलिए वो चला गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो ये लहर आ गई तो बहुत सारे पैसे वाले लोग उधर चले गए इंग्लैंड में, क्योंकि वहां सेफ था, वहां पे बिल्कुल अब वैक्सीन फ्री हो गया था, मतलब कोरोना फ्री कंट्री हो गया। सो दे वांटेड टू गो एंड एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम बाय द टाइम इंडिया का जो है ये कोरोना लहर खत्म हो जाती। आखिर आपके पास पैसा है और आपकी अपनी जिंदगी बचानी है तो आप तो इधर उधर जाओगे। जब वो उसकी इमेजिनिटी थी, उसने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी, अब लोग पीछे पड़े उनके, भाई साहब किसने बोला ये बताओ, नाम बताओ आप, किस नेता ने कहा आपको। अब वो नाम बताने को तैयार नहीं है। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने धमकी नहीं दी थी, उनको टोन मुझे ऐसा लगा कि ये धमकी वाला टोन है। उसने कहा होगा कि देखो यार, आप हमको नहीं देखोगे फिर अच्छा नहीं होगा, तो उसको उन्होंने धमकी मान लिया। बेसिकली उनको जाना था, तो वहां उनका एग्रीमेंट साइन होना था, जो शायद हो गया है। तो ये बातें है, तो ये तो हर देश की एक कॉर्पोरेट सेक्टर की कहानी हर देश में मिल जाएगी आपको। मुझे पता है बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इस वक्त भारत के लिए। अभी मेरा ख्याल है भारत की जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, और आई थिंक आपके फॉरेन मिनिस्टर भी लंदन गए हुए हैं G7 के इजलास में, तो उनको वहां पे क्वारंटीन कर दिया गया है।
रीजन बिहाइंड इज कि वो वहां पे वो हाँ क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जहां से आए हैं वहाँ कोरोना ज्यादा है, तो लोग डर रहे हैं। सो अल्लाह करे टाइम आपके बेहतर हैं और इस तरह की जो चैलेंजेस हैं इससे आप बचें, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से हमने बात करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच अशोक बनकाड़े भाई फॉर योर टाइम एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू।